डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग से, भारतीय विश्वविद्यालय। आज हम आपको बताएंगे दार्शनिक अनुसंधान की प्रक्रिया। दार्शनिक अनुसंधान क्या होता है, कैसे इसमें कार्य किया जा सकता है। दार्शनिक अनुसंधान प्रक्रिया में भौतिक स्रोतों से तथ्यों तथा विभिन्न सम्मुखों का संकलन किया जाता है। फिर इन सम्मुखों का वर्गीकरण तथा सारणीयन किया जाता है। इसके बाद तार्किक रूप से सार्थक रूप में विश्लेषण तथा संश्लेषण किया जाता है। फिर परिणाम या निष्कर्ष निकलता है। अपना मत स्पष्ट करना होता है। दार्शनिक अनुसंधान की प्रक्रिया अन्य अनुसंधानों की प्रक्रिया से समान ही होती है। इसके विभिन्न 7 चरणों में हमने इस अध्याय को बांटे हैं। प्रथम अध्याय में परिचय, समस्या का वर्णन, उद्देश्य, महत्व, क्षेत्र तथा अनुसंधान का वर्णन किया जाता है। द्वितीय अध्याय में ज्ञान की तत्व मीमांसा, दार्शनिक अवधारणा, दर्शन की मीमांसा, नीतिशास्त्र, विश्व मानव तथा मूल्यों का वर्णन किया जाता है। तृतीय अध्याय के अंतर्गत दर्शन तथा शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन को तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। चतुर्थ अध्याय में अंतर्गत दर्शन तथा शिक्षण की विधियां, दर्शन का ज्ञान मीमांसा, पाठ्यक्रम के स्वरूप को परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। पंचम अध्याय के अंतर्गत पाठ्यक्रम दर्शन की ज्ञान मीमांसा पाठ्य स्वरूप को परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित करता है। षष्ठ अध्याय आता है अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था तथा प्रशासन के स्वरूप, व्यवस्था एवं प्रशासन, दर्शन तथा शिक्षा और दर्शन की विचारधारा के स्वरूप को व्यवस्थित करता है। सातवें अध्याय में अनुसंधान के निष्कर्षों को अंतिम रूप दिया जाता है तथा अनुसंधानकर्ता अपना अंतिम मत इसी अध्याय में देता है। फिर ग्रंथों की सूची उसके बाद हम तैयार करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुसंधान। दार्शनिक अनुसंधान के प्रमुख आयाम क्या क्या है। दर्शन में मुख्यतः 2 प्रकार से अध्ययन किया जाता है, विचार पद्धति का विवेचन और दार्शनिक प्रवृत्ति का विवेचन। आलोचना। विचार पद्धति का विवेचन, इसके अंतर्गत किसी विशेष दार्शनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पक्षों का वर्णन किया जाता है। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें किसी समय अथवा योग विशेष का विचारधारा का अध्ययन सुगमता के साथ हो जाता है। दूसरा आता है महान दार्शनिक तथा विचार के दर्शन का आलोचनात्मक विवेचन। इस आयाम में किसी दार्शनिक तथा विचारक की अवधारणा तथा उनके साहित्य के जीवन का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत दार्शनिक अथवा विचारक की तत्वमीमांसा तथा ज्ञान का वर्णन किया जाता है। मुख्यतः दार्शनिक अनुसंधान में विभिन्न पक्षों पर बल दिया जाता है, तत्वमीमांसा, तर्कमीमांसा, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ज्ञान मीमांसा और नीतिशास्त्र। तत्वमीमांसा क्या है? तत्वमीमांसा एक जटिल आयाम है। दार्शनिक सत्य के मूल में जाना चाहता है तथा वह तत्व के परिवर्तन तथा उसके समस्त गुणों को समझने का प्रयास इसमें किया जाता है और सत्य को समझने का प्रयत्न करता है वो, और अपने प्रश्नों का समाधान चाहता है। आपके प्रश्नों का समाधान कैसे मिलेगा? किसी का अस्तित्व हमारे लिए क्या अर्थ रखता है। तत्वमीमांसा में सबसे पहले आपके ये प्रश्न होंगे और जब उनका समाधान मिलेगा तो आप तत्वमीमांसा पे खड़े उतरेंगे कि किसी अस्तित्व का हमारे लिए क्या अर्थ है, परिवर्तन क्यों होता है, वस्तुओं की व्यक्तिकता को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, वस्तु के सार तथा परिवर्तन में क्या अंतर है, क्या संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, क्या संसार में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका हम विश्लेषण नहीं कर सकते। ये सारे प्रश्न आपके होते हैं तो इसका मतलब आप तत्वमीमांसा के अंतर्गत हैं। सेकंड पॉइंट आता है तर्कमीमांसा। तर्कशास्त्र में तर्कशास्त्र का संबंध मुख्यतः सोचने की विधि से होता है। इसके अंदर व्यापक रूप से अनेक प्रकार के नियम तथा सिद्धांत समाहित होते हैं। तर्कशास्त्र संबंध निर्णायक शक्ति, विचार की प्रकृति तथा तार्किक चिंतन से होता है। इसके अंतर्गत दार्शनिक प्रश्नों के हल खोजने का प्रयास किस आधार पर करता है, उसके भी थोड़े कुछ मुख्य आधार हैं। आप सोचेंगे तर्क संगत में कि विचार क्या है, फिर विचार क्या है, फिर भाषा क्या है, भाषा और विचारों में क्या संबंध है, विचारों के संबंध की अभिव्यक्ति कैसे होगी, एक निष्कर्ष की सत्ता का परीक्षण कैसे किया जा सकता है, विचारों के संबंध की अभिव्यक्ति कैसे होगी। प्राय तर्क शास्त्र में तत्वमीमांसा के गुण प्रश्नों का समाधान किया जाता है और जिसे अस्तित्व विज्ञान की संज्ञा दी जाती है।
दार्शनिक मनोविज्ञान। इसमें मानव से संबंध स्थापित करने वाले नियमों का निर्धारण किया जाता है। इसमें मानव के भाग्य तथा व्यवहार को समझने का भी प्रयास किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता मानव की मानसिक वृत्ति को समझने का प्रयास करता है तथा उससे संबंधित प्रश्नों का समाधान करता है। इससे संबंधित प्रश्न क्या उत्पन्न होंगे आपके दिमाग में अगर मनोवैज्ञानिक चित्त है तो? मानव की आत्मा क्या है, मानव का व्यवहार कैसा है, मानव के व्यवहार तथा आत्मा में क्या संबंध है, मानव की मानसिक प्रवृत्तियों जैसे संवेदनाओं तथा अनुभूतियों से क्या समझ पाते हैं, क्या मानव की स्वतंत्र इच्छाओं की भी कोई शक्ति होती है, मानव की आत्मा का क्या अस्तित्व है, मानव की आत्मा की क्या प्रवृत्ति है। ये सभी प्रश्न मानव की प्रकृति और उसमें शामिल नियमों तथा सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। तभी हमें मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित होता है, क्योंकि सारी चीज़ें मानव से संबंधित रखती हैं। मानव क्या है, मानव की आत्मा क्या है, मानव का अस्तित्व क्या है, मानव की प्रवृत्ति क्या है, ये सब मनोविज्ञान से संबंधित रखती है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता क्या करता है, मानवीय ज्ञान की सत्यता की पुष्टि करने का प्रयास करता है और इसके अतिरिक्त वह मानवीय ज्ञान के स्रोतों को खोजने का भी प्रयास करता है। इसमें अनुसंधानकर्ता कुछ प्रश्नों के समाधान का प्रयास करता है। क्या होते हैं उसके प्रश्न? ज्ञान क्या है, मानव के ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान की मानसिक अवस्था क्या है, मानव के ज्ञान की क्या वैधता है, मानव के ज्ञान की वैधता कैसे ज्ञात की जाए, आदर्शवाद का जन्म मीमांसा से क्या संबंध है। इन सभी प्रश्नों का रूप अत्यंत जटिल है, अतः आप इन प्रश्नों के समाधान के लिए गंभीर प्रयास करेंगे, तभी आप ज्ञान मीमांसा को सफलता से पार कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में दार्शनिक कभी कभी व्यवहारिक दर्शन भी करते हैं, क्योंकि नीति शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः आचरण भी संबंधी तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। नीति शास्त्र का क्षेत्र अधिक व्यापक है। नीति शास्त्र के अंतर्गत दार्शनिक प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करता है। उसके प्रश्न रहते हैं कि ये मान्यताएं किस तथ्य पर आधारित होती हैं, अधिनियम की प्रकृति क्या होती है, क्या बाहरी अधिनियम का भी कोई अस्तित्व है, क्या नैतिक जैसी भी कोई वस्तु है, क्या मानव के भाग्य को पूर्णता से मापा जा सकता है, मानव अधिकारों तथा समानताओं के मूल सिद्धांत क्या है। ये नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है और सबसे अच्छी इसमें संस्कार और नैतिक व्यवहार के लिए ये वैदिक सिद्धांत प्रस्तावित करता है। नीति शास्त्र को नैतिक दर्शन भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दार्शनिक आयामों में दो तथ्य सामने आते हैं। एक दार्शनिक सत्य के स्वरूप को ज्ञात करने के लिए प्रमाणों को एकत्र करना, और दूसरा आता है दर्शन के मजबूती के साथ साथ समाज के कल्याण से संबंध होना। ये दार्शनिक अनुसंधान के आयाम थे। अब दार्शनिक अनुसंधान की विधि क्या है? दार्शनिक अनुसंधान एक जटिल प्रक्रिया है। इसके मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, परिणामात्मक विधि और गुणात्मक विधि। परिणामात्मक विधि क्या है? परिमाणात्मक विधि का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक किया जाता है, वहीं गुणात्मक विधि शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका प्रयोग दार्शनिक अनुसंधान व ऐतिहासिक अनुसंधान दोनों में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रश्न आता है हिंदी कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, तो इसमें एक व्यवहारिक समस्या सामने आती है कि कौन सी पद्धति से हम हिंदी को पढ़ाएं। और दूसरा प्रश्न हमारा यह आता है कि हिंदी क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। तो पहला प्रश्न परिणामात्मक अनुसंधान से संबंधित है, क्योंकि ये व्यवहारिक है। दूसरा प्रश्न गुणात्मक अनुसंधान से संबंध रखता है, क्योंकि इसका समाधान अनेक रूपों से कर सकते हैं। जो समाधान सामने आता है वही निष्कर्ष होता है। ये हुआ हमारा अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान की प्रक्रिया। इसके बाद कल हम आपको नए विषय पर चर्चा करेंगे।